नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विपुल मिश्रा है और मैं पुष्पांजलि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आगरा के गहन चिकित्सा विभाग और रेस्पिरेटरी या छाती रोग विभाग का अध्यक्ष हूँ। आज वर्ल्ड एस्थमा डे है और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडेंस के तहत ये मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एस्थमा डे मनाना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया में करीब 23 करोड़ अनुमान किया गया है कि 23 करोड़ लोगों को एस्थमा है और इंडिया के अंदर करीब 2 करोड़ या उससे भी ज़्यादा लोगों को दमे की बीमारी है। एस्थमा या दमा एक ही टर्म है। तो इस साल हम एस्थमा के बारे में क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? जो आज मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं एस्थमा के बारे में जनरल पब्लिक को, और जो मरीज़ जिनको एस्थमा है या जो मरीज़ जिनको सिम्टम्स हैं एस्थमा के। दमे के बारे में हमेशा ही कुछ ना कोई बात होती रहती है और मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में पब्लिक के अंदर दमे के बारे में अवेयरनेस थोड़ी बढ़ी है। लेकिन इस साल हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हम डॉक्टर्स किस चीज़ से फोकस कर रहे हैं एस्थमा पे, वो हम गैप के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमें अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो मेरा 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उससे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे एज अ डॉक्टर मेरे और मेरे पेशेंट्स के लिए क्या गैप्स हैं। गैप्स मतलब वो चीज़ जो हम फिल कर सकते हैं, वो चीज़ जो बेहतर हो सकती है एस्थमा और उसकी केयर के बारे में। तो मेरे ख्याल से हर फील्ड में गैप है। जितने मरीज़ों को एस्थमा है और जितने मरीज़ों को टोटल पता है कि उनको एस्थमा है या करेक्टली डायग्नोज है, उसमें एक गैप है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको उनके लक्षण हैं या उनके एस्थमा जैसे लक्षण हैं लेकिन उनकी डायग्नोसिस नहीं हो पाई। वो लोग ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेते रहते हैं, एलर्जी की दवाइयाँ लेते रहते हैं या ओवर द काउंटर इनहेलर्स लेते रहते हैं। ये वो गैप है। दूसरा गैप है प्रॉपर डायग्नोसिस का हॉस्पिटल के अंदर, कि जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है तो वहाँ पे एक गैप है कि क्या प्रोसेस फॉलो होना चाहिए पेशेंट में, किस तरह से पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कैसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ज़रूरी है और कैसे एक पेशेंट का इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट होना चाहिए। वहाँ पे एक गैप है। जब हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं वहाँ पे एक गैप है कि इनहेलर्स लेना है तो किस तरह से लेना है, क्या करेक्ट टेक्निक है। पेशेंट बहुत बार उन इनहेलर्स को नहीं ले पाते ठीक तरीके से। उनकी समझ में एक गैप है अपनी बीमारी को लेके। जो डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस हैं वो उन तक पूरी तरह या पहुंच नहीं पाते या पहुंचते हैं तो वो समझ नहीं पाते, उसके ऊपर ये गैप है। और जो जितने भी एस्थमा के मरीज़ हैं जिनका टोटल सबसे आखिरी में सबसे इम्पॉर्टेंट, जितना कंट्रोल एस्थमा को हम अचीव कर सकते हैं और जितना एक एवरेज पेशेंट्स के अंदर कंट्रोल है, उसमें बहुत गैप है। मतलब अगर मरीज़ और डॉक्टर्स मिलके काम करें और मिलके चाहें तो ये जो एस्थमा का कंट्रोल है अभी भी दुख के साथ कहना पड़ता है कि एवरेज एस्थमा कंट्रोल अकॉर्डिंग टू करंट गाइडलाइंस पेशेंट्स के अंदर अभी भी अच्छा नहीं है और कई एरियाज में काफ़ी पुअर है। हमें इसको इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें जिन मरीज़ों को एस्थमा है उनको करेक्टली डायग्नोज करना है। उसके बाद जिनको एस्थमा का ट्रीटमेंट चल रहा है उनको और अच्छे से कंट्रोल करना है। और ये कैसे हो पाएगा? ये ऐसे हो पाएगा कि पहले तो जनरल पब्लिक एस्थमा के लक्षण को पहचाने। एस्थमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। एस्थमा के साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे नेज़ल एलर्जी है, थ्रोट एलर्जी है, आई एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, एसोसिएटेड होती है। इसका भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, तभी एस्थमा कंट्रोल ठीक से हो पाएगा। समझना ये ज़रूरी है कि डायग्नोसिस में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। और सारे इनहेलर्स एक जैसे नहीं होते, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आजकल इनहेलर्स ऐसे हो गए हैं कि जैसे ज़रा सा भी खांसी किसी को हो या थोड़ी सी प्रॉब्लम डायग्नोज ना हो तो ओवर द काउंटर लोग जाके केमिस्ट से भी ले रहे हैं, जो कि गलत चीज़ है। सारे इनहेलर्स एक जैसे नहीं होते। इनहेलर्स को करेक्ट टेक्निक्स से लेने की ज़रूरत है और एक प्रॉपर टाइम तक लेना है, जो कि एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही चलना है। ज़्यादातर लोग इनहेलर ले लेते हैं और कई बार उसी प्रिस्क्रिप्शन को रिपीट करते रहते हैं या आराम मिलने पर बंद कर देते हैं। ये भी नहीं करना है। एस्थमा एक ट्रीटेबल बीमारी है। सबसे पहली बात, लोग कहते हैं जी इसका क्योर नहीं है। हाँ, क्योर नहीं है, लेकिन ये परफेक्टली ट्रीटेबल बीमारी है। ज़्यादातर एस्थमा के मरीज एक कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। कई लोगों को एस्थमा के लक्षण साल में 1 या 2 बार होते हैं, जिनको हम इंटरमिटेंट एस्थमा कहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा ही एस्थमा रहता है, उनके लक्षण रहते हैं पूरे साल, जिनको हम सीवियर परसिस्टेंट कहते हैं।
तो हमें इन दोनों ही कैटेगरीज को रिकॉग्नाइज़ करना है और ट्रीट करना है। और आप लोगों के लिए एक संदेश से लास्ट में मैं ये देना चाहूँगा इस वर्ल्ड एस्थमा डे के दिन कि एस्थमा का बर्डन बहुत ज़्यादा है। बच्चों में तो और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बच्चों में एस्थमा को डायग्नोज करना इतना आसान नहीं होता, और इनहेलर्स लेने से जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो थोड़ा कतराते हैं, उनको लगता है शायद इसकी आदत पड़ जाएगी। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं एस्थमा के डायग्नोसिस को लेके, उनके ट्रीटमेंट को लेके, खासकर इनहेलर्स को लेके, और ये कि ये कभी ठीक नहीं होगी और एक बार हो गई तो हमें ज़िंदगी भर सफ़र करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर एस्थमा के पेशेंट वेल कंट्रोल हो जाते हैं, और वो लोग जो लोग सेल्फ एजुकेटेड होते हैं, जो अपनी बीमारी के बारे में अवेयर रहते हैं, जो डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करते हैं, और जिनके डॉक्टर्स उनको अच्छी तरह से समझाते हैं और उनके लिए एक एस्थमा एक्शन प्लान बना के रखते हैं कि कब कब कैसे कैसे क्या क्या करना है, उनमें से ज़्यादातर पेशेंट्स में बहुत अच्छा कंट्रोल अचीव हो पाता है, और ऐसे पेशेंट्स ज़िंदगी अपनी बिल्कुल नॉर्मल बिता सकते हैं। जिन लोगों को सीवियर एस्थमा है उनमें भी आजकल एस्थमा के ट्रीटमेंट में बहुत सारे एडवांसेस आ गए हैं। वर्स से वर्स एस्थमा, सीवियर से सीवियर एस्थमा भी आजकल मॉडर्न दवाइयों के द्वारा कंट्रोल में लाया जा सकता है, और एक रीजनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट को दी जाती है। बस मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा कि एस्थमा के मरीज़ या जिन मरीज़ों को एस्थमा जैसे लक्षण है बिल्कुल भी मायूस ना हो। ये एक ट्रीटेबल बीमारी है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय के अंदर डॉक्टर्स और पेशेंट हम लोग मिलकर एक एस्थमा को एक इंडिया के अंदर एटलीस्ट एक बेटर कंट्रोल डिजीज़ बना पाएंगे।